जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार तंज कसा है अखिलेश यादव ने। अखिलेश कह रहे हैं जिसके साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं वही सरकार जेपी को सम्मानित नहीं करने दे रही। नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लें क्योंकि वो भी जेपी आंदोलन से ही तो निकले हुए नेता हैं। बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर। जननायक जयप्रकाश जी उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे। तो सुन रहे थे आप अखिलेश यादव को। नीतीश कुमार पर अखिलेश यादव ने ये जो बयान दिया है इस पर अब राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश यादव के बयान पर जेडीयू के प्रवक्ता है राजीव रंजन, वो सामने आए हैं। अखिलेश यादव पर पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी जेडीयू का गठबंधन अटूट है, ये जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है। हम लोग मजबूती से साथ साथ हैं, गठबंधन तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जेपी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उल्टा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करती हुई जेडीयू कि अखिलेश यादव जेपी पर सियासत कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं। सर, जेपी की जयंती है, लखनऊ में भारी हंगामा हुआ। अखिलेश यादव जेपी एनआईसी में जाना चाहते थे, श्रद्धांजलि देना चाहते थे, जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन उनकी एंट्री नहीं हुई। इसके बाद से वो बीजेपी पर हमलावर हैं और अब तो उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार भी जेपी के आंदोलन से निकले हुए हैं। सो जेपी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है, श्रद्धांजलि देने से मना किया जा रहा है। सो नीतीश को तो तुरंत बीजेपी से अलायंस तोड़ना चाहिए, वो भी तो जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है अखिलेश जी मध्य रात्रि में गए थे। जयंती आज है और इतना सब्र तो उन्हें करना ही चाहिए था। जो ज्यादा अहम है कि क्या महापुरुषों को हम श्रद्धांजलि तक ही सीमित रखना चाहेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण आजीवन जिन मूल्यों के लिए प्रयत्नशील रहे, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा दी, व्यवस्था के बदलाव के लिए उन्होंने निरंतर पूरे जीवन उन्होंने संघर्ष किया। परिवारवाद, वंशवाद और जो कुरीतियां हैं उनको लेकर उन्होंने काफी मजबूती के साथ पहल करने का काम किया। अगर लेस मात्र भी अखिलेश यादव जी ने उन जीवन मूल्यों की परवाह की होती, या स्वयं उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी अब तो इस दुनिया में नहीं है, तो कम से कम परिवारवाद और वंशवाद को लेकर के जो लोकनायक की मान्यताएं थी उनका सम्मान उन्होंने किया होता। जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, वो कह रहे हैं नीतीश जेपी आंदोलन के गढ़ से हैं। नीतीश को ये अपमान नहीं सहना चाहिए। बीजेपी का घमंड 2027 में जरूर टूटेगा। आप जानते हैं 2027 जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर प्रोफेसर रामगोपाल का ये बयान। सवाल ये है कि सारे समाजवादियों को एक साथ आना चाहिए और इसको लेकर के नीतीश कुमार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, ये अखिलेश जी ने भी कहा है। आप भी ऑफर कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार तो स्वयं जयप्रकाश के आंदोलन की उपज हैं, तो जहाँ से निकले हैं और बिहार तो आंदोलनकारियों की भूमि रही है।
बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जननी है बिहार की भूमि, वहाँ से निकले हैं ये लोग भी। तो इनको सोचना चाहिए कि उन लोगों के साथ क्यों रहें जो जयप्रकाश जैसे लोगों का अपमान करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करते हैं। और जयप्रकाश तो सारे देश के थे, लेकिन पहले तो बिहार के ही थे। तो नीतीश जी को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ क्यों हैं। समाजवादी पार्टी को आपने सुना, अखिलेश ने जो बयान दिया, समाजवादी पार्टी जो कह रही है, अब कांग्रेस भी उसी मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर बयान दे रही है। कांग्रेस कह रही है कि समाजवादी लोगों को इंतजार है, नीतीश मुंह खोलते हैं या फिर चुप रहते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है कि जहां एक नेता किसी को अपनी श्रद्धांजलि देने भी नहीं जा सकता? ये कहां का लोकतंत्र है? ये हमें समझा दें आदित्यनाथ जी। हंसी आती है सुनकर, पूरा माहौल बना रखा है। क्या इस तरीके से लोकतंत्र चलेगा? जीव जंतुओं का आप नाम लेकर नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारी श्रद्धा को, हमारी आस्था को। नीतीश जी क्या कहेंगे, हम उनसे जानना चाहते हैं। जेपी नारायण जी को तो वो अपना एक तरह से भगवान मानते हैं, उसी आंदोलन से वो भी निकले हैं। अभी एनडीए में हैं तो क्या मुंह बंद हो गया उनका? तमाम समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग आज नीतीश कुमार जी की तरफ देख रहे हैं कि क्या वो मुंह खोलते हैं या वो चुप रहते हैं। अगर वो आते हैं तो क्या इंडिया अलायंस के दरवाजे? अलग बात है, वो कोई शर्तों पे थोड़ी मोहब्बत होती है। और इस बीच उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश नारायण की जयंती विवाद को लेकर बीजेपी के नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उनका बयान सामने आया है। जयंती कार्यक्रम में जाने से किसी को आपत्ति नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा हुड़दंग करते हैं, ये कहकर समाजवादी पार्टी की घेराबंदी मुख्तार अब्बास नकवी कर रहे हैं। हुड़दंग की वजह से ही रोका होगा, ये कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का। बात करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी जंग का मैदान बनी हुई। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के मकान के बाहर बैरिकेड लगा दिया है। दरअसल वो जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति में जाना चाह रहे थे, आज उनके कार्यक्रम में शामिल। जिस वक्त आपातकाल के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र और जनतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं का अपहरण किया था, संविधान और संवैधानिक मूल्यों की हत्या करने की कोशिश की थी, उस वक्त जो है वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का एक दूसरा संग्राम हुआ था। उसमें तमाम पार्टियां उसमें शामिल हुई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी भी थी, जनसंघ भी थी और तमाम पार्टियां थी। और उसका मुख्य जो लक्ष्य था कि गैर कांग्रेसवाद। वो अलग बात है कि जिन लोगों ने अपना सियासी सफर गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ शुरू किया, सोच के साथ शुरू किया, आज वो कांग्रेस के गोद में बैठे हुए, उसमें समाजवादी पार्टी भी है। जहाँ तक सवाल है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि हो, जयंती हो या कोई भी अवसर हो, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना हम सबके लिए गर्व का विषय है। इसलिए इस पर किसी तरह की सियासत करना, इसमें किसी तरह की सियासत, इसके नाम पर उद्दंडता करना जो है वो सियासी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इसमें कहाँ ठीक है कि अखिलेश यादव जाना चाहते हैं, पुलिस उनको रोक रही है और एलडीए ने एक बकायदा नोट जारी किया है कि वहाँ कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, इसलिए अखिलेश यादव को कहीं नुकसान हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को जो है वो इसलिए रोका गया होगा कि वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं। इससे पहले भी लोगों ने देखा है कि उसको लेकर के किस तरह का हुड़दंग हंगामा करने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी। तो कानून व्यवस्था राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शांति व्यवस्था राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ ही साथ जो है वो आपकी जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है वो है पूरी तरह से। तो हुड़दंग को रोकने के लिए ही पुलिस ने अब वो मैं इसमें कुछ नहीं जानता वहाँ क्या हुआ, वो मशीनरी ज़्यादा बेहतर समझ सकती है। लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जयंती के अवसर पर या किसी भी अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने से किसी तरह की कोई रोक नहीं है। तो जेपी की जयंती के मौके पर यह सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ है, मामला सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी बनता हुआ नजर आ रहा है। और समाजवादी पार्टी यहीं पर नहीं रुक रही, बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अब नीतीश कुमार को लेकर सीधे ये निशाना साधा जा रहा है। ये मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार तो खुद ही जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं ना, ऐसे में वो
नीतीश कुमार जो हैं वो जेपी का सम्मान करने से जो समाजवादी पार्टी वालों को रोका जा रहा है, ये कैसे सहन कर सकते हैं। हालांकि आपने सुना किस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये समाजवादी पार्टी के लोग जो हमेशा हुड़दंग करते हैं और इसी की वजह से इन्हें रोका जा रहा होगा। जेपीएनआईसी जाने नहीं दिया गया, हालांकि जेड सुरक्षा दी गई है। अखिलेश यादव को उसी का हवाला देकर उनको वहां पर रोका, लेकिन अखिलेश यादव भी नहीं रुके। जो जेपी की प्रतिमा थी अपने आवास पर ही वहां पर उसको लाकर उन्होंने माल्यार्पण किया और साथ ही समाजवादी पार्टी के अन्य जो बड़े नेता और इसके साथ साथ कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे अखिलेश यादव के आवास पर और वहीं पर उन्होंने मूर्ति पर माल्यार्पण की। लेकिन आखिरकार जेपीएनआईसी ये पूरा का पूरा विवाद क्या है ये भी हमने आपको दिखाया और अब वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जिस तरीके की स्थिति बनी हुई थी, एकदम आर पार जैसी स्थिति बन गई थी। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आमादा थे जेपीएनआईसी जाने के लिए, हालांकि बाद में फिर वहीं अखिलेश यादव के आवास पर ही जेपी की प्रतिमा और उस पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया समाजवादी पार्टी के अन्य बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ। ये उत्तर प्रदेश की जो सियासी लड़ाई है अब वो जेपीएनआईसी पर आ गई है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जेपीएनआईसी को बेचने की तैयारी में योगी सरकार, ये सरकार विकासकारी नहीं बल्कि विनाशकारी सरकार है। जेपीएनआईसी प्रोजेक्ट का पूरा सफर अब मैं आपको बताती हूँ। साल 2006 था जब मुलायम सरकार ने इसका प्रस्ताव रखा था। मुलायम सरकार में 17 करोड़ का प्रोजेक्ट जिसे मंजूरी दी गई थी और 2 करोड़ रुपए इसके लिए तभी जारी कर दिए गए थे। इसके बाद 2007 में मुलायम की सरकार चली जाती है, मायावती की सरकार आती है और नई सरकार जो मायावती की आई उसने जेपीएनआईसी के काम को रोक दिया। मायावती सरकार में मलबा रखे जाने का, जेपीएनआईसी जहां बनना था वहां आरोप भी लगे थे बीएसपी सरकार पर। अच्छा, 2012 में फिर से अखिलेश सत्ता में आए और 2013 में अखिलेश सरकार ने फिर से जेपीएनआईसी का काम शुरू किया। अक्टूबर 2016 में अखिलेश यादव उद्घाटन किया जेपीएनआईसी का। 2017 में जब योगी सरकार आई तो उन्होंने निर्माण में धांधली होने की बात कहकर यहां पर जांच शुरू की। जनहित याचिका में कहा गया था कि जो लागत लगाई गई उससे कई गुना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया गया और इसी वजह से पूरा मामला जो है वो विवादों में आ गया। और इस बीच जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर ये जो राजनीति तेज हुई है, बीजेपी पर जमकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी गरजे हैं। श्रद्धांजलि देने से कैसे रोका जा सकता है, ये सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा है। संजय सिंह कह रहे हैं ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जो योगी सरकार कर रही है। सुनिए संजय जी, ये जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पिछली बार भी रोका, इस बार भी रोका, देश के निर्माण में, देश को स्वतंत्रता दिलाने में इनका कभी कोई योगदान नहीं रहा, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। क्या वजह है कि इस तरीके से रोका? क्या गलत कहा? 4 भाजपा से जुड़े हुए उनके वंशजों का नाम बता दीजिए, संघ का या भाजपा का, जिसने आज़ादी के आंदोलन में अपनी शहादत दी हो, जिसने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया हो। तो ये तो सर्वविदित सत्य है ना। हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में इनका नाम जरूर रहा है, इनके पुरखों का। तो भाजपाइयों के जो पुरखे थे उनका देश की आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा है, ये तो सत्य है, ये छिपी बात थोड़ी है। ये तो मुस्लिम लीग के साथ थे, जिन लोगों ने देश का बंटवारा किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उनके साथ थे। उनकी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ समझौता किए हुए थी। तो इसलिए ये एक इतिहास का ऐसा सच है जिसको बीजेपी कभी नकार नहीं सकती। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि देने से रोकना, राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से लोकतंत्र का, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। और जिसने भी ये सलाह योगी जी को दी है वो उनका राजनीतिक नुकसान कर रहे हैं, इससे फायदा नहीं होता, इससे आपका राजनीतिक कद घटता है। और आप ये साबित कर रहे हैं कि अभी भी उत्तर प्रदेश में उसी तरह का आपातकाल लगा हुआ है जैसे 75 में लगा था। महाराष्ट्र में एनडीए में सियासी हलचल और इसी के बीच एक बड़ी खबर, और वो खबर यह है कि आज अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ये इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नासिक में अजीत पवार का एक बयान सामने आ गया है। महाराष्ट्र में यहाँ महायुति की सरकार लानी है, ये अजीत पवार कह रहे हैं। शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उससे पहले अजीत पवार का ये बड़ा बयान, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार लानी है।
इससे पहले कयास लग रहे थे कि आखिरकार वो कौन सा बड़ा ऐलान है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं अजीत पवार जो बयान देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव से पहले महायुति के लिए कोई बड़ा संकट अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो खड़ा करने वाले हैं। इस तरीके के तमाम कयासों के बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नासिक में अजीत पवार का बयान सामने आ गया। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार लानी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं। मृत्युंजय, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये बयान क्या संकेत मिल रहा है? आपको रोमाना बता दें कि महायुति में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये बयान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई एनसीपी के नेताओं से भी बातचीत हुई और जो कल घटनाक्रम हुआ उसके पीछे की कहानी भी जानने की हमने कोशिश की। दरअसल ये पूरा इसलिए विषय उठा था कि कल कैबिनेट की मीटिंग के दौरान ही अजीत पवार बैठक में से निकल गए थे, लेकिन जब हमने बात की कि आखिरकार वजह क्या रही, क्या नाराजगी है, इस पर खुद अजीत पवार की तरफ से ही जानकारी आई है कि उन्हें नांदेड़ जाना था और नांदेड़ के लिए उनकी पहले से ही एक टाइमलाइन तय थी और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बताकर वो मीटिंग से निकले थे कि मुख्य फैसला जो था रतन टाटा जी को भारत रत्न का एक प्रस्ताव दिया जाए, मिलना चाहिए ऐसा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जाए, या कुछ मुख्य फैसले थे। उस समय वो मौजूद थे और उसके बाद वो बोल कर निकले थे। आज अभी इस पर पूरी तरह से विराम भी लगा दिया है अजीत पवार ने। सिंदर में एक सभा हुई जहां उन्होंने खुलकर कहा कि महायुति की सरकार किसी भी हाल में लानी है। और क्यों लानी है? क्योंकि जो योजनाएं चल रही हैं वो 5 साल तक बंद नहीं होनी चाहिए और ये हम रहेंगे तो योजना कोई बंद नहीं कर पाएगा। आपको कमल का बटन दिखे, तीर धनुष दिखे, वहां पर आप बटन दबाएं और महायुति को जिताएं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय सिंह। तो कुल मिलाकर महायुति जो है वो एकजुट है। अपने बयान के जरिए जो भी सवाल उठ रहे थे, संशय था, उसे अजीत पवार ने दूर कर दिया और अब शाम के वक्त बताया जा रहा है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। इस वक्त की एक और बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट मैं आपको बताने जा रही हूं। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती, उनका एक बड़ा बयान आया। मायावती कह रही हैं क्षेत्रीय पार्टियों से अब गठबंधन नहीं करेंगी, ये मायावती का कहना है। एनडीए इंडिया गठबंधन से दूरी जारी रहेगी। मायावती की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। एनडीए इंडिया गठबंधन से दूरी जारी रहेगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा बयान। क्षेत्रीय पार्टियों से अब गठबंधन नहीं, ये भी साफ कर दिया है मायावती। आप जानते हैं अभी हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें मायावती की बीएसपी जो है आईएनएलडी के साथ गठबंधन कर हरियाणा चुनाव लड़ी। अब मायावती की तरफ से ये बयान आ रहा है क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन से भी बराबर की दूरी बना के रखेगी बीएसपी। तो बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति आने वाले समय में रहने वाली है उसको लेकर मायावती दिशा साफ करती हुई सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस समय मौजूद हैं। वीरेश, मतलब सब दलों से दूरी बनाकर रखेंगी, किसी के साथ मतलब कोई गठबंधन नहीं करेंगी मायावती बीएसपी, अब तो यही संकेत दे रही है वो? हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि यूपी सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में भी बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाने, किंतु उनका वोट बीएसपी को ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें नहीं होने के कारण अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिले हैं। यानी उन्होंने आईएनएलडी से जो वहां पर समझौता किया हरियाणा में, उनका जो वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। यही आरोप उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी लगाया था कि बसपा का वोट तो ट्रांसफर हो गया लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसे ही उनका आरोप रहता है कि जो हमारे काडर हैं, यानी जो बसपाई हैं और बहुजन समाज के लोग हैं, वो अन्य दलों के हमारे गठबंधन के लोगों को अपने वोट को ट्रांसफर तो कर देते हैं लेकिन उनका वोट हमारी प्रत्याशियों को नहीं मिलता। लेकिन बड़ा सवाल है कि 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था तो बसपा 10 सीट जीती थी और समाजवादी पार्टी 5 सीट जीती थी, तो किसका वोट ट्रांसफर हुआ था, किसका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और अखिलेश यादव का कहना है समाजवादी पार्टी का कि हमारा सारा वोट ट्रांसफर हो गया था। ऐसे ही अगर हम तमाम जानकारी के लिए तो मायावती की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। सबसे ताजा मामला हरियाणा विधानसभा चुनाव, आईएनएलडी के साथ बीएसपी का गठबंधन, जहां बीएसपी का खाता नहीं खुला कि आने वाले समय में चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो या फिर एनडीए और इंडिया हो, सबसे वो बराबर फासले, बराबर दूरी पर रहेंगी, किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। अगली खबर का मैं रुख कर रही हूं। मुंबई में टाटा ट्रस्ट की बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में टाटा ट्रस्ट के अगले चेयरमैन के नाम को लेकर चर्चा की जा रही है। टाटा ट्रस्ट के अगले चेयरमैन के नाम का ऐलान भी संभव है। तो रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट का अगला चेयरमैन कौन, उसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए इस समय मुंबई में टाटा ट्रस्ट की ये बैठक चल रही है। और ऐसे में टाटा ट्रस्ट का अगला चेयरमैन कौन होगा, उस पर सहमति बनकर, उस
नाम का ऐलान भी किया जा सकता है, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा, उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। और आप जानते हैं कि रतन टाटा जो हैं वो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन की जिम्मेदारी निभा रहे थे, और ऐसे में अब जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें किसके नाम पर मोहर लगेगी, इसी को लेकर ये बैठक मुंबई में टाटा ट्रस्ट की अहम बैठक जो शुरू हो चुकी है। दरअसल टाटा की कंपनीज का जो मेन प्रॉफिट का हिस्सा है वो इसी टाटा ट्रस्ट के पास जाता है। जो परिवार के सदस्य हैं उनके पास सीमित शेयर ही आता है, और ऐसे में ज्यादा प्रॉफिट का पैसा टाटा ट्रस्ट के पास जाता है। टाटा ट्रस्ट जो समाज सेवा और परोपकार के काम करता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के लिए अलग अलग कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं जो टाटा ट्रस्ट की तरफ से चलाई जाती हैं, और बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है उस शख्स की भूमिका जो टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष होता है। और ये भूमिका बखूबी रतन टाटा निभाते आए हैं, और अब टाटा ट्रस्ट का अगला चेयरमैन कौन, उसी को लेकर मुंबई में इस समय बैठक चल रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय मौजूद है, जरा जानते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, किसका नाम सबसे आगे चल रहा है? क्या नोएल टाटा ही होंगे जिनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है? बिल्कुल रोमाना, आपको बता दें कि मुंबई के कफ परेड इलाके में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टाटा का दफ्तर है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 8 टावर में 26वीं मंजिल पर यह बैठक चल रही है, बोर्ड की बैठक चल रही है, और यहाँ पर तय होगा कि टाटा ट्रस्ट का अगला चेयरमैन कौन होगा। कुल मिलाकर अभी तक जो हमें सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है कि नोएल टाटा के नाम पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नोएल टाटा पहले से भी टाटा ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, और वो हालांकि लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन टाटा ट्रस्ट के कामकाज को वो बखूबी संभालते हैं। और रतन टाटा के बहुत जो उनके काम करने के तरीके हैं, लगभग उन काम करने के तरीकों को मैच करते हैं, और एक पारसी पंचायत जो समाज है उनकी भी आम सहमति है कि नोएल टाटा इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय, तमाम जानकारी के लिए। नोएल टाटा रतन टाटा के छोटे भाई, रतन टाटा से 20 साल छोटे हैं, और अब बहुत मुमकिन यही कि जो नोएल टाटा हैं उन्हें ही टाटा ट्रस्ट के चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगली खबर का रुख करूंगी। सियासी खबर है, हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा से। कांग्रेस का नेतृत्व जो है, जो आला कमान है, वो नाराज हो गया है। हुड्डा ने वास्तविक स्थिति को लेकर नेतृत्व को अंधेरे में रखा, ये शिकायत नेतृत्व की तरफ से जताई जा रही है भूपिंदर सिंह हुड्डा को लेकर। और यही नाराजगी वजह थी कि कल जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस को जिस तरीके से शिकस्त मिली, उसकी जो समीक्षा बैठक थी, उस बैठक से भूपिंदर सिंह हुड्डा को दूर रखा गया। तो हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर, भूपिंदर सिंह हुड्डा, उनसे कांग्रेस का नेतृत्व नाराज है। हुड्डा ने वास्तविक स्थिति पर नेतृत्व को अंधेरे में रखा, ये शिकायत नेतृत्व को भूपिंदर सिंह हुड्डा से। नाराजगी की वजह से ही हुड्डा को कल जो हरियाणा चुनाव के नतीजों पर समीक्षा बैठक कांग्रेस ने की, उसमें नहीं बुलाया गया। हुड्डा को उस बैठक से दूर रखा गया। तो हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी ने इतिहास रच दिया। 10 साल बाद एक बार फिर बीजेपी लगातार पिछले 10 साल से हरियाणा की सत्ता में बरकरार है, और एक बार फिर बीजेपी ने हरियाणा की सत्ता हासिल कर ली। सत्ता में हैट्रिक बीजेपी ने लगाई, जबकि पूरी तरीके से कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही थी कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव मौका उसे मिलने वाला है। और इसी को लेकर अब बड़ी खबर ये कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो इसका पूरा ठीकरा भूपिंदर सिंह हुड्डा पर फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये शिकायत कांग्रेस नेतृत्व को भूपिंदर सिंह हुड्डा से कि भूपिंदर सिंह हुड्डा ने जो जमीन के हालात थे उससे नेतृत्व को अवगत नहीं कराया, अंधेरे में नेतृत्व को रखा। हरियाणा के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर हलचल तेज है। हार क्यों हुई उसको लेकर पार्टी के भीतर मंथन का दौर चल रहा है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की ओर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वरिष्ठ पर्यवेक्षक थे। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने अशोक गहलोत से खास बातचीत की, तो उसमें अशोक गहलोत ने माना गुटबाजी और जाट बनाम गैर जाट, ये जो ध्रुवीकरण हुआ, ये भी हार की वजह हो सकती है। गहलोत ने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए। गहलोत ने पार्टी की बैठक में राहुल गांधी के बयान पर भी सहमति जताई और कहा कि चुनाव में नेताओं ने व्यक्तिगत हित को पार्टी हित से ऊपर रखा। सुनिए। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक बुलाई। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत साहब हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गहलोत साहब, पहला तो जो मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने बहुत हमला किया है करारा कांग्रेस पर, हरियाणा में जो हार मिली है आप लोगों को, उसके बाद उन्होंने कहा है कि दलितों को आप लोगों ने एलियनेट किया, उसी का नतीजा है, और दलितों को ये समझ में आ गया कि कांग्रेस सिर्फ उनके साथ राजनीति करती है। देखिए, दलित वर्ग हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहा है, आगे भी रहेगा। ये जब टेम्परेरी फेज होती है, मेरा मानना कि अगर मान लीजिए कोई कारण से दलित वर्ग कुछ चेंज हुआ भी है तो ये एक लोकलाइज है मामला। पूरे नेशनल परिप्रेक्ष्य में हमेशा ये जो गरीब आदमी है, दलित है, पिछड़े हैं, ओबीसी है, अल्पसंख्यक हैं, ये सब साथ रहते हैं और बाय एंड लार्ज सपोर्ट कांग्रेस को करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कांग्रेस इनके हितों की रक्षा करती है। सर, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक परिवार का हित साधने में रह गई, इसलिए इस तरह के चुनाव नतीजे आए हैं हरियाणा। देखिए, प्रधानमंत्री की बातों में मैं क्या कमेंट करूं, वो तो 10 साल से, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से ही वो परिवारवाद की बात करते हैं और जो अटैक करते हैं कि वह लगता है प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है, ऐसा लगता है कई बार, क्योंकि आज तक कई प्रधानमंत्री कई बने हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो हमेशा बने प्राइम मिनिस्टर, जब पंडित नेहरू के बाद में इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, नरसिम्हा राव जी थे, और भी कई प्राइम मिनिस्टर आए हैं, मनमोहन सिंह जी थे। मैंने कभी देखा नहीं कि कोई प्राइम मिनिस्टर विपक्ष के ऊपर इस पर हमला करे। इनकी जो अप्रोच है वो ये आप बता रहे हो कि हमला करते हैं, वो ये है। सर, खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने कल रिव्यू मीटिंग भी की, आप स्वयं भी उसमें मौजूद थे। सर, क्या आप लोगों के आकलन में ये बात आई कि कहीं ना कहीं पार्टी विभाजित रही, यूनाइटेड लड़ते तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे? देखिए, अभी ये तो सब बातें हम लोग करते ही हैं, चाहे वो एकजुटता की बात करें, गुटबाजी थी, जाति समीकरण थे, या आत्मविश्वास ज़्यादा था और कॉन्फिडेंस से चले, या मशीनें ईवीएम की, ये बातें जो पार्टी चुनाव हारती है वो 3-4 बातें जनरली डिस्कस होती है। पर कांग्रेस ने कल, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने ये कहा कि इसको हमें और तय तक जाना चाहिए। वास्तव में जब दुनिया कह रही थी कि चुनाव जीत रहे हो आप, दुनिया कह रही थी, जो कहते हैं भाई खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है, ये बात क्यों कही जाती है भाई कि जब जनता की आवाज़ होती है वही भगवान की आवाज़ होती है, ये माना जाता है। तो वहाँ क्या हो गया, वहाँ तो खलक की आवाज़ ही निकल रही थी और पूरी तरह, चाहे मीडिया वाले हो, एग्जिट पोल वाले हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, इवन बीजेपी के लोग भी प्राइवेट डे में कहते थे आप कि आप चुनाव जीत रहे एक तरफा, हमारे तो मीटिंग ही छोटी करनी पड़ी नेताओं की। तो ये जो स्थिति थी, फिर अचानक क्या होगा कि आप चुनाव हार गए, अप्रत्याशित चुनाव लूज कर गए, तो मतलब बड़े पूरे देश में चर्चा यही है अभी कि यार ये कैसे हो गया, मतलब हरियाणा कैसे चुनाव कांग्रेस हार गई, यही चर्चा है। तो इलेक्शन कमीशन में भी दिया गया है कि इतनी शिकायतें जो आ रही है वहाँ, एक के बाद एक विधानसभा के जो कैंडिडेट थे वो शिकायत कर रहे हैं, जो आप देखते हो कि मशीनों के बारे में भी और सब कुछ हो रहा है। तो ये तमाम बातें आपके सामने हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो तय पे जाने का फैसला किया है, अब देखते हैं वहाँ से क्या रिपोर्ट आती है। सर, आपको क्या लगता है, आप भी सीनियर ऑब्जर्वर थे, हार की वजह क्या रही सर? क्या गुटबाजी रही, जैसा मैंने आपसे पहले बोला कि, और खेमेबाजी तो दिख रही थी सर चुनाव के दौरान, एक तरफ हुडा कांग्रेस, एक तरफ सैलजा कांग्रेस, तमाम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। इसको लेकर के भाजपा ने कई निशाने भी साधे कांग्रेस पर, तमाम रैलियों में इसका जिक्र किया। अब देखो, जब जिस रूप में चुनाव के परिणाम आए ना, वो चौंकाने वाले सबके लिए। देखो, चौंकाने वाले हैं तो जब तक आप उनके जो कैंडिडेट्स थे या हमारे जो नेता वहाँ के हैं, उनसे जब बातचीत करेगी पार्टी के नेता लोग, जो कल तय हुआ है,
तभी कुछ अंदाजा लगेगा वास्तव में क्या कारण थे। बाकी सुपरफिशियल कारण तो मैंने बता दिया आपको, 3-4 कारण सभी लोग कहते हैं, पर मेरा मानना है कि क्योंकि ये अलग तरह का केस है, इसमें आप एकदम कल जीत रहे थे आज नहीं जीत पाए, तो ये तो बड़ा एक चौंकाने वाले परिणाम है ना। इसलिए डाउट भी होता है कि ये क्या हो रहा है, बार बार आता भी पता नहीं मैनेज करते हैं चुनाव को, मशीनें ईवीएम में क्या है, ईवीएम की शिकायत लिख के भी दी है पार्टी ने, शायद कल और दी होगी, इतनी शिकायत आ रही है। सर आपको क्या लगता है कि अब हरियाणा में जिस तरह के नतीजे आए हैं, विथ योर एक्सपीरियंस, अब कांग्रेस कैसे अपने आप को हरियाणा में रिवाइव कर पाएगी? देखिए, चुनाव नतीजा आना अलग बात है, और उसके बाद में पब्लिक पोस्टमार्टम भी करती है, तब एक माहौल अलग बनता है। जैसे राजस्थान में है, राजस्थान में हम जीतने वाले थे हमें लगता था, पर जो जिस प्रकार से असत्य बोला गया, हिंदू को 5 लाख दे दिए कन्हैयालाल जी को डेथ पे, 50 लाख मुसलमान को दे दिए, ऐसी ऐसी बातें झूठ बनाया गया राजस्थान के, जबकि राजस्थान में पहला केस आज़ादी के बाद में हमने 50 लाख का पैकेज दिया था परिवार को, पर वो ऐसे ही झूठ फैलाया गया चुनाव के अंदर, और चुनाव हार गए मान लीजिए, पूरा कैंपेन झूठ। और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पर नोएल टाटा के नाम पर मुहर लग गई। अब से कुछ ही देर पहले हम इसी को लेकर आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन कौन होगा। नोएल टाटा ही फ्रंट रनर थे। नोएल टाटा रतन टाटा के छोटे भाई। नोएल टाटा रतन टाटा के साथ अन्य कई जिम्मेदारियां टाटा की कंपनीज में निभा रहे थे, और अब नोएल टाटा के नाम पर मुहर लग गई है। नोएल टाटा ही टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। रतन टाटा के छोटे भाई हैं नोएल टाटा। रतन टाटा से करीब 20 साल छोटे नोएल टाटा। नोएल टाटा के नाम पर मुहर लग गई है। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन नोएल टाटा ही होंगे। टाटा ट्रस्ट की बैठक में ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। तो टाटा ट्रस्ट की बैठक चल रही थी और बोर्ड की बैठक में नोएल टाटा के नाम पर मुहर लग गई। टाटा ट्रस्ट जो है वो समाज कल्याण से जुड़े हुए, परोपकार से जुड़े हुए जो बड़े काम टाटा ग्रुप की तरफ से की जाते हैं, उसकी कमान कहीं ना कहीं टाटा ट्रस्ट के हाथ में ही होती है, और ऐसे में टाटा ट्रस्ट का जो चेयरमैन होता है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे पहले रतन टाटा ये जिम्मेदारी निभा रहे थे, और रतन टाटा के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार जो टाटा ट्रस्ट है उसके चेयरमैन की जिम्मेदारी किसको मिलेगी। और अब टाटा ट्रस्ट की बैठक में फैसला ले लिया गया है। नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन चुन लिए गए हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं। मृत्युंजय, कुछ देर पहले हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि नोएल टाटा का नाम और आखिरकार अब वो फाइनल हो गया है, नोएल टाटा ही टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन। मृत्युंजय जी बिल्कुल, वो चेयरमैन पद जिससे 1991 से रतन टाटा जी सुशोभित करते थे, वो पद पर अब नोएल टाटा बैठेंगे। नोएल टाटा जो इस वक्त 66 साल की उम्र है जिनकी, और टाटा ग्रुप में काफी सक्रिय रहते हैं, और जो पारसी पंचायत समाज की तरफ से भी एक मैसेज आया था। साथ ही साथ जो आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बैठक हुई टाटा समूह की ट्रस्ट की, उसमें एक मत जो निकल कर आया नाम का कि नोएल टाटा जो कि रतन टाटा के भाई हैं, उनको ही ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि वो पहले से भी टाटा समूह के कामकाज को देख रहे हैं, और उन्हें उनके काम करने का तरीका लगभग सिमिलर माना जाता है कि वो भी इंसान और इंसानियत, ये 2 मुद्दों को ध्यान में रखकर काम करते हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नोएल टाटा को दी गई है। और नोएल टाटा सिर्फ टाटा परिवार से है, ये एक पहचान तो निश्चित तौर पर है, लेकिन साथ ही साथ जो इनका दूसरा परिवार है, यानी जो इन लॉ की फैमिली है, वो पालुनजी मिस्त्री फैमिली, जो कि देश की जानी मानी सापुरजी पोलानजी ग्रुप आप जानती हैं, हर कोई जानता है, वो उनके फादर इन लॉ हैं पालुनजी मिस्त्री। तो उस परिवार से भी बहुत बड़ा ताल्लुक रखते हैं, और पालुनजी परिवार का भी इसमें स्टेक है, इसमें हिस्सेदारी है। तो कुल मिलाकर आम सहमति बनी, कोई भी इसमें दूसरा तीसरे नाम पर चर्चा की बात भी नहीं की गई। आम सहमति बनी कि नोएल टाटा ये जिम्मेदारी संभालेंगे, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि इस पद को सुशोभित करने के लिए इस पद पर एक ऐसे व्यक्ति रहे, एक देश के महान रत्न रहे, रतन टाटा जी, जो 1991 से लेकर कल तक उस पद पर सुशोभित थे, और अब नोएल टाटा को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो यही बैठक में फैसला लिया गया है। ये बैठक लगभग 2 से 3 घंटे तक मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में चली, कफ परेड में, और अब बैठक खत्म हो चुकी है, और इसमें ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि नोएल टाटा होंगे टाटा ट्रस्ट के अगले चेयरमैन।
बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। नोएल टाटा होंगे टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन। टाटा ट्रस्ट की जो बैठक, जैसा कि मृत्युंजय ने बताया कि करीब 2 से ढाई घंटे तक ये बैठक चली, उसमें ये फैसला ले लिया गया है। नोएल टाटा, रतन टाटा के भाई, सौतेले भाई नोएल टाटा, अभी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज में एक नोएल टाटा, अब वो रतन टाटा की जगह लेंगे। ये बात कमोबेश साफ हो गई है, इस पर मोहर लग गई है। रतन टाटा से 20 साल छोटे नोएल टाटा उनके सौतेले भाई हैं और टाटा समूह में जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण निभाते रहे हैं। हम सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग इस समय मौजूद हैं। जरा दिबांग से और डिटेल्स लेते हैं हम। दिबांग, जिस तरीके से रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन, ये एक सबसे बड़ा सवाल था, उस पर नोएल टाटा के नाम पर मोहर लगना, मतलब वो कंटिन्यूटी और जो सिद्धांत रतन टाटा के, उसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब नोएल टाटा को। जी हाँ, देखिए नोएल टाटा 67 साल के हैं और वो उन्हीं पर ध्यान लग रहा था कि शायद यही बनेंगे उनके बाद, और उनको एक तरीके से इस पोस्ट के लिए ग्रूम भी किया जा रहा था और इसमें रतन टाटा का बड़ा हाथ रहा। वो चाहते थे कि उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए और ये पिछले दिनों आपने देखा होगा कि टाटा समूह में जो बदलाव हुए मिस्त्री के जाने के बाद, उसमें उसके बाद से ये सारे मिस्त्री की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो हटाए गए तो उसके बाद से नोएल टाटा पर सबका ध्यान गया, उनको धीरे धीरे बढ़ाया गया और उनका जो टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड है उसके एमडी रहे अगस्त 2010 में 2021 तक, और वहाँ उनको बहुत सफलता मिली। जो कंपनी 500 मिलियन की थी, उन्होंने उसको 3 बिलियन के करीब पहुंचाया और ये एक तरीके से बदलाव है जिसकी उम्मीद भी की जा रही थी और वही हम बदलाव यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए, 2 बड़े ट्रस्ट हैं टाटा के, सर रतन टाटा ट्रस्ट और दूसरा दोराबजी टाटा ट्रस्ट। ये ट्रस्ट को वो जो चेयरमैन होंगे वही होंगे नोएल टाटा, ऐसा ये माना जा रहा है और इस बात की पुष्टि हो गई तो ये बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया दिबांग आपका। और हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह साहब भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी एक रिएक्शन लेते हैं। सर, टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन के तौर पर नोएल टाटा के नाम पर मोहर लग गई है। टाटा ट्रस्ट, जितना टाटा का परोपकार, समाज कल्याण से जुड़ा कार्य है, उस सब की जिम्मेदारी इस ट्रस्ट की होती है और ऐसे में चेयरमैन को लेकर जो गुत्थी थी आसानी से सुलझ गई नोएल टाटा के नाम के तौर पर। हरवीर जी, देखिए, ये एक्सपेक्टेशन था कि नोएल टाटा एक सक्सेसर होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक स्ट्रक्चर था उसमें ऑलरेडी वो ट्रस्ट में हैं और बिकॉज एक थोड़ा ये था कि शायद इनको जो मेहली मिस्त्री को लेकर के थोड़ा एक आइडिया था, उनको रख सकता है, बट ओवरऑल जो सिचुएशन थी उसमें देखते हुए उम्मीद यही थी कि जो नोएल टाटा है उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। और हरवीर जी से हमारा शायद संपर्क कट गया है। हरवीर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? जी, मिल रही है। जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। ऑलरेडी वहाँ पर है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है हरवीर साहब। मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, कुछ दिक्कत आ रही है, कनेक्शन में प्रॉब्लम है। देखिए, अभी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी नोएल टाटा, रतन टाटा के छोटे भाई, सौतेले भाई, 20 साल छोटे रतन टाटा से, और टाटा समूह में बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें पहले से मिली हुई थी जिसको वो बखूबी निभा रहे थे। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कल जिस समय अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा के पार्थिव शरीर को मुंबई में रखा गया था एनसीए में लॉन्च पे, वहीं पर नोएल टाटा लगातार मौजूद थे और ट्रस्टी क्योंकि पहले से इस टाटा ट्रस्ट में थे नोएल टाटा, उन्हीं के नाम को लेकर पहले भी ये चर्चा चल रही थी कि उन्हीं के नाम पर मोहर लगेगी और ऐसे में अब उन्हीं के नाम पर मोहर लग गई है। दिबांग हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा दिबांग का एक बार फिर से हम रुक करते हैं और दिबांग से समझते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन वाली जो पोस्ट होती है दिबांग, क्योंकि टाटा ग्रुप और इसमें जो परिवार है प्रॉफिट शेयरिंग में उसकी हिस्सेदारी बेहद कम, और ज़्यादा जो प्रॉफिट का पैसा है वो सारा टाटा ट्रस्ट के पास आता है और फिर टाटा ट्रस्ट ही जो टाटा की परोपकार की नीति है उसके लिए पैसे का आवंटन और समाज कल्याण के कार्य को अंजाम देता है। दिबांग जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उसी लिए बहुत उसकी छांटा जाता है, चुना जाता है, तैयार किया जाता है। और नोएल टाटा एक तरीके से लो प्रोफाइल रहे लगातार और एक ऐसी उनकी बड़ी रतन टाटा इतने बड़े रहे तो उसमें उनकी लीडरशिप बहुत ही अनअज्यूमिंग स्टाइल बताया है उनको
कि बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करना, शांत से रहना, उस मोल्ड से वो आते हैं और धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाया गया। और अगर आप देखें तो अभी वो लगातार 40 साल से टाटा से जुड़े हुए हैं, टाटा ग्रुप से, और वो चेयरमैन है ट्रेंट के, वोल्टास टाटा इंटरनेशनल के और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के। कल भी हम बात कर चुके हैं कि टाटा बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो उसमें इन सब के वो चेयरमैन रहे। एक तरीके से रतन टाटा ने जो उनका जो आर्टिकल जो ट्रस्ट है उसमें बदलाव किए और उसमें ये उन्होंने तय पाया कि एक व्यक्ति जो चेयरमैन हो या तो दोराबजी टाटा ट्रस्ट का या रतन टाटा ट्रस्ट का, वही चेयरमैन बनेगा। और फिर ये भी तय हुआ कि जब ये एक बार चेयरमैन बन जाएंगे तो आप फिर अलग से और कोई भूमिका नहीं ले सकते। ये रतन टाटा के साथ भी हुआ। तभी रतन टाटा, आपको याद हो, जब वो चेयरमैन बने टाटा ट्रस्ट के, और एन चंद्रशेखर जो है वो फिर टाटा सन्स को उन्होंने हेड किया। तो एक तरीके से रतन टाटा ने इसको बहुत ज्यादा साफ बांट दिया चीजों को। साइरस मिस्त्री की जो बात हुई, जो उस समय जो विवाद हुए, उसके बाद से रतन टाटा ने ऐसा बना दिया कि अब इसमें कोई संशय नहीं होता। जब रतन टाटा खुद भी आए थे, इस पर कल भी बात हुई थी, तो उसमें अलग अलग लोग थे जो अलग कंपनियां देखते थे और इस तरीके से अपने साम्राज्य की तरह चलाते थे। तो रतन टाटा ने सबको इस तरीके से बांधा, सबको एकजुट किया और एक विजन दिखाया। वही है अब उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस हिसाब से चलते हैं ट्रस्ट, उसमें वो अब मौजूद है। तो नोएल टाटा होंगे तो एक उनको परेशानी नहीं होगी, बड़े लीडर होंगे, लगातार उनको ग्रूम किया गया है जी, इससे भी बहुत उम्मीद है। मैं लौटती हूँ दिबांग आपके पास। हरवीर जी हमारे साथ फिर से फोन लाइन पर मौजूद है। हरवीर जी, उस समय आवाज साफ नहीं आ रही थी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। और साथ ही साथ मेरा सवाल आपसे एक ये भी है कि अब जबकि नोएल टाटा को यहाँ पर टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन की जिम्मेदारी मिल रही है, तो कुछ और तब्दीलियां भी होंगी क्या टाटा ग्रुप के अंदर? अब देखिए, एक तो ऑलरेडी नोएल टाटा, जैसे मैंने पहले भी बात कही थी कि वो एक्सपेक्टेड लाइन पे उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। ये लग रहा था कि अब उनको जिम्मा मिलेगा, और जो भी उनके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दूसरे ये है कि जो बाकी लोग उसमें हैं ट्रस्टी ऑलरेडी टाटा ट्रस्ट में, तो इनमें बहुत ज़्यादा इस मौके पे लगता नहीं कि तब्दीली होगी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण पद है, जैसे वेणु श्रीनिवासन के पास है या विजय सिंह के पास है जो ट्रस्ट में, और 2 वाइस चेयरमैन है या बाकी लोग हैं, तो उसमें शायद उनके साथ तालमेल बैठा करके ये आगे चलेंगे। अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है और यहाँ पर तब्दीलियाँ बहुत जल्दी नहीं होती। दूसरे ये है कि जो सिस्टम में ये लोग पहले से हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से नोएल टाटा अब जो जिम्मेदारी मिली है उसको संभालते हुए चीज़ों को अपने तरीके से करेंगे। लेकिन जो पहले से लीडरशिप टीम है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली बहुत जल्दी मुझे नहीं लगती। और ट्रस्ट की जिम्मेदारियां सर, अगर उसके बारे में आप दर्शकों को विस्तार से बताएं, क्योंकि वो परोपकार जो पहचान एक तरीके से टाटा ग्रुप की बनी, खासतौर से रतन टाटा के नेतृत्व में, उसका ज़्यादा काम, उसकी देखभाल तो ये टाटा ट्रस्ट के जरिए ही होती है हरवीर सर? बिल्कुल, ये ट्रस्ट जो है तमाम सारे जो फिलैंथ्रोपिक के जो काम है, जो जितनी भी एंटिटीज हैं, उन सब के इसी के नेतृत्व में काम होता है, इस ट्रस्ट के नेतृत्व में। और ये टाटा ग्रुप का बहुत काम है, एजुकेशन में है, हेल्थ में है, बाकी सोशल सर्विसेज में है, इवन नाउ तो एग्रीकल्चर में भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़े स्तर पर काम होता है इसका, और इसके काफ़ी सारे उस तरीके के जो विंग्स हैं वो काम करते हैं। तो इसलिए ये एक मैं कहूँगा कि एक फ्लैगशिप की तरीके से इसके तहत काम होता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अभी तक नोएल टाटा की अगर बात की जाए तो टाटा इंटरनेशनल उसकी वो जिम्मेदारी एक तरीके से देख रहे थे पूरी तरीके से, और जितना मैं जान रही हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो शायद आयरिश सिटीजन है नोएल टाटा, और ऐसे में जी अब ये टाटा ट्रस्ट की जिस तरीके से उन पर जिम्मेदारी आएगी तो ज़्यादा समय उनको हिंदुस्तान में बिताना पड़ेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, एक तो इनके स्टेप ब्रदर की तरह से हैं और आयरिश बिजनेसमैन है, इंडियन बॉर्न है, बट ये है कि ऑलरेडी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और ट्रेंट को वो हेड कर रहे थे। टाइटन का भी जिम्मा उनके पास है, टाटा स्टील में भी वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो आजकल के जमाने में देखिए जिस तरीके से ग्लोबलाइज्ड हुआ है बिजनेस का काम पूरी दुनिया में, तमाम सारी कंपनियों का, उसमें ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आदमी भारत में रहता है या विदेश में रहता है। हमारे कई सारे ऐसे बड़े ग्रुप हैं जिनके चेयरमैन अभी भी कोई लंदन में रहते हैं या। बहुत धन्यवाद हरवीर जी, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपने बात रखने के लिए विस्तार से।